डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की थी। आज आप लोगों को बताऊंगा मैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। अक्सर अखबार में आ जाता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सेवरल पर्सन इंजर्ड या सेवरल पर्सन डाइड ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि आपने कुछ खाना खाया, किसी के यहाँ पार्टी में गए और जब आप घर पहुँचे या घर पर ही जो है अचानक आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है और डॉक्टर कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। मतलब फूड जो है एक प्रकार से जहर का काम करने लगता है आपके शरीर के लिए। तो फूड पॉइजनिंग जो है खराब खाना खाने से हो जाता है। अगर उस भोजन में किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो आपके स्टमक पे पहुंच करके कुछ समस्याएं पैदा करते हैं, तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो on our food sometimes produce toxic substance make the food poisonous, causing serious illness and even death। और ये जो टॉक्सिक मैटर जहरीले पदार्थ उत्पन्न होते हैं वह आपको बीमार कर सकते हैं। बीमार करने के अलावा ये कभी भी कभी आपको जो है फैटल हो सकते हैं, अर्थात इनसे जान भी जा सकती है। तो जैसे हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, ठीक है, स्टोर कैसे करते हैं फूड ग्रेन को। तो सपोज दैट यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, कि जो ब्रेड अनयूज्ड रह जाती है वो फंगस का उस पर आक्रमण हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। Spoiled food emit bad smell and had a bad taste and change color। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस फूड पर अटैक करते हैं उस फूड का टेस्ट बदल जाता है, टेक्सचर बदल जाता है और उसकी स्मेल बदल जाती है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर पहली और बुझो तो पात्र लिए गए हैं, वही पूछते हैं कि पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, कि पहली ने कुछ आम खरीदे और कुछ दिन तक उसको कंज्यूम नहीं किया, बाद में देखा वो खराब हो गए हैं, रोटन सड़ गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उसने कहा कि ये आम तो सड़ गए हैं लेकिन हमारी जो ग्रैंड मदर हैं वह जो बनाती हैं पिकल्स इन्हीं आम से, तो वो तो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो वह कंफ्यूज हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि फूड को प्रिजर्व कैसे रखते हैं। इसके लिए एक केमिकल मेथड है, तो उसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में जिससे कि वह खराब नहीं होता है। बिकॉज केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हें प्रिजर्वेटिव कहते हैं। आप कोई भी सामान खरीदते हैं खाने वाला तो उसमें लिखा होता है कि यूज्ड एडेबल प्रिजर्वेटिव। तो वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम methabisulfate are common preservative. They are also used in jam and squashes to check their spoilage। आपने देखा होगा जब माता जी आपकी अचार बनाती हैं या दादी आपकी अचार बनाती हैं तो सबसे पहले अचार जो कच्ची कैरी होती है उस पर हल्दी और नमक लगा करके धूप में रखते हैं। नमक के कारण वो पानी छोड़ देता है और वो ठीक से ड्राई हो जाता है। तो कॉमन सॉल्ट जो है बहुत यूजफुल है
मीट, फिश आदि को प्रिजर्व करने में इसका सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज इन प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड। रॉ मैंगो पर भी मैंने बताया आपको किस प्रकार से उसको करते हैं, आंवला पर भी नमक डाल देते हैं जिससे वो अधिक समय तक खराब नहीं होता है। जैम और जेली में जो है शुगर होती है और ये शुगर जो है रिड्यूस करती है मॉइस्चर कंटेंट विथ इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। इसके अलावा ऑयल और विनेगर, आप देखते होंगे कि आपके घर में जब अचार बनता है तो माता जी उसको आम की कैरी के जितना आम की कैरी होती है मसाला डालने के बाद उसके ऊपर तक तेल भर देती हैं, ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व बाई दिस मेथड। इसके बाद एक हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी है। जैसे आप देखते हैं कि आपके घर में दूध वाला दूध दे जाता है तो माता जी पहले उसको क्या करती हैं, उबालती हैं, हीट करती हैं, और फिर हीट करने से क्या होगा कि बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस किल, और फिर इसको जो है फ्रिज में रख दिया जाता है ठंडा होने के लिए लो टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर पर भी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। टेम्परेचर कम होगा तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको मन में आएगा कि साहब हमारे घर में दूध के पैकेट आते हैं और वो बहुत समय तक ख़राब नहीं होते हैं और उस पर जो है लिखा होता है पाश्चराइज्ड। तो पाश्चराइजेशन क्या है, तो इसको समझते हैं। पाश्चराइजेशन का मतलब ये है कि पहले दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं 15 से 30 सेकेंड तक, और फिर इसको चिल्ड होने के लिए फ्रीजर में डाल देते हैं जहाँ स्टोर रहता है। तो जब गर्म करेंगे उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, फिर ठंडा करेंगे तो बच्चे कुछ वो भी नहीं पड़ जाएंगे। तो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पाश्चर। इसी के नाम पर इनको इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ से आप इसकी पूरी परिभाषा लिख लेंगे पाश्चराइजेशन की। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur, so it is called pasteurization. इसके बाद स्टोरेज करते हैं। आजकल ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल्स को जो है सील्ड एयर टाइट पैकेट में बेचते हैं टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। जब हवा ही नहीं पहुंचेगी उस पर तो माइक्रोब्स कहाँ जाएंगे, तो सील पैक में भेजने पर जब उस पर हवा नहीं जाएगी, माइक्रोब्स नहीं जाएगी, तो वो सुरक्षित रहते हैं। आपने 7th में मैंने आपको बताया था कि पहला ही चैप्टर था, वहाँ पर आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से राइजोबियम जो है क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि पौधों को सीधे नाइट्रोजन लेने के लिए कोई तरीका नहीं पता होता है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और ये नाइट्रोजन जो है ज़मीन में रहती है और वहाँ से प्लांट की रूट्स जो हैं इसको आसानी से कंज्यूम करती हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस विथ विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। जिसमें लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं राइजोबियम, तो उनको आश्रय मिलता है, खाना मिलता है प्लांट के द्वारा, और बदले में वह प्लांट को क्या देते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। तो समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। कैसे, अब हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में समझते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपको दिख रही हैं रूट्स दिख रही हैं, तो रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, गांठें दिखाई पड़ रही हैं ना,
तो इन्हीं रूट नोड्यूल्स में इसी गांठ के अंदर जो है, आपको क्लियर हो गई होंगी रूट नोड्यूल्स, इसी के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर है, गांठ के अंदर है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वह कभी भी चेंज नहीं होता है। 79% के आसपास नाइट्रोजन है, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसमें एक नाइट्रोजन साइकिल का फिगर दिया हुआ है। अब आप कहेंगे नाइट्रोजन ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं नाइट्रोजन ले एक पौधा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगी, आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, तो आपके अंदर जो रियर और टीयर एक्शन हो रहे हैं, कुछ कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, तो वो बनेंगी कैसे। तो इसलिए जो है हम इसकी बात करते हैं। जो प्रोटीन है, जो नाइट्रोजन है, वो प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन में, सभी जगह मिलती है। और अगर न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेगा, और अगर डीएनए नहीं बनेगा तो भैया पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर कैसे आएंगे, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझ में कैसे आएंगे। हमारा निर्माण ही नहीं हो पाएगा। विदाउट डीएनए नोबडी कैन फॉर्म। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिखाई पड़ रही है हमको। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब लाइटनिंग होती है, मतलब जब बिजली कड़कती है, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। दैट मीन्स नाइट्रोजन विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसा हमने पीछे बताया, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। तो ये काम होता रहता है। इसके अलावा जो नाइट्रेट के कंपाउंड बने हैं, नाइट्रेट कंपाउंड, इसको अपटेक करते हैं प्लांट के द्वारा। प्लांट किससे करेगा, रूट से करेगा। फिर ये किस फॉर्म में आएगा, प्रोटीन की फॉर्म में आएगा। इस प्रोटीन को कंज्यूम कौन करेगा, एनिमल करेंगे और प्लांट करेंगे। इसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, और फिर ये जो प्लांट और एनिमल हैं इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद ये फिर बैक्टीरिया के द्वारा सिंपल कंपाउंड में, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके अलावा एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plant growth. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or लेस कांस्टेंट, मतलब ये जितनी है उतनी ही बनी रहती है। अब आप लोग एक्सरसाइज पर आइएगा। हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं इसकी और करने की कोशिश करते हैं। आप लोग तो करेंगे ही सब लोग, लेकिन हम भी आपके साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, अपनी किताब खोल लीजिएगा और किताब में जो एक्सरसाइज वाला पेज है उसको खोल लीजिएगा। फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करिए मेरे साथ, और जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर मुझे पूछिएगा। तो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन
with the help of माइक्रोस्कोप। इसके बाद है सेकेंड, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड with the help of fermentation। कॉलरा इज कॉज्ड बाई किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कॉलरा का कारण क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन करेगा ईस्ट? एल्कोहल का करेगा। इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक है? एल्कोहल है नहीं, ईस्ट है नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट है नहीं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन कौन है मलेरिया का? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज कौन है? हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई जगह जगह बैठती है, वहाँ से उसके पैथोजन लेकर के आएगी, आपके खाने में बैठेगी या आपके ऊपर बैठेगी, तो ये बहुत चीज़ें बीमारियों को फैलाती है। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, पीछे बताया है आपको। इसके बाद ए और बी कॉलम को मिलाना है, तो जो बैक्टीरिया दिया हुआ है इसको किस पर जाएंगे? बैक्टीरिया को सेटिंग ऑफ कर्ड पर जाएंगे। बैक्टीरिया दही जमने में सहायता, नहीं 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 नहीं, बैक्टीरिया नहीं है भाई इसमें, सॉरी, लैक्टोबैसिलस जो है सेटिंग ऑफ कर्ड पर है। इसके बाद जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर है, और जो प्रोटोजोवंस है वो कॉजिंग मलेरिया है, और जो वायरस है वो कॉजिंग एड्स है, और जो बैक्टीरिया है वो कॉजिंग कॉलरा है। जो कॉलरा फैलाता है बैक्टीरिया उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। फिर आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो देयर आर फॉलोइंग मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी मेजर ग्रुप के नाम लिख लीजिएगा। पहला है बैक्टीरिया, फिर दूसरा एल्गी, तीसरा फंजाई, और चौथा प्रोटोजोवन। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो इसका नाम हमने बताया अभी आपको, राइजोबियम। अब ये 10 लाइन लिखनी है, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 10 लाभ हैं ये आपको लिखने हैं। ऐसे ही एक पैराग्राफ लिखना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि इनसे नुकसान क्या है। एंटीबायोटिक की डिफिनीशन लिखी हुई है, और फिर व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लेने के लिए हमें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसको भी आपको लिखना है। किसकी सहायता से? किताब की सहायता से। तो एंटीबायोटिक पेज 21 खोलेंगे आप, तो आपको एंटीबायोटिक 20 पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की परिभाषा लिख लेंगे। फिर एंटीबायोटिक को किस प्रकार से लेना चाहिए, ठीक है, इसके लिए डॉक्टर की सलाह भी बहुत ज़रूरी है। तो द एंटीबायोटिक फॉर एंटीबायोटिक व्हेन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को आज कंक्लूड किया है।
अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके पास होती है तो हमें आप बताइएगा। दैट्स ऑल।